हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग कक्षा 11 में एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी तक सीट ना लिए हों कृपया इस मामले में सीरियस रहें। आप अपने पढ़ाई का कैरियर बना रहे हो कि तमाशा कर रहे हो? यदि कैरियर बनाना है तो देखिए मेरे पास स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, सब कुछ आप ले जाइए। आवश्यक सूचना सुनिए, मैं रिलेशन और फंक्शन लिखा जरूर है ये, लेकिन ये चैप्टर कक्षा 12 में एनसीईआरटी की 2 किताबें छपी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। कक्षा 11 में एनसीईआरटी की एक ही बुक छपी है, फिर से सुन लीजिए 12 में 2 किताबें छपी हैं। तो जो पार्ट 1 का पहला चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि रिलेशन एंड फंक्शन को हम 2 बार स्टडी करेंगे। कुछ भाग कक्षा 11 में स्टडी करेंगे, कुछ भाग कक्षा 12 में स्टडी करेंगे। इसके बाद देखिए मैं आपको बिना बुलाए हुए कम से कम मैं 20 से 25 घंटे की क्लास बनाऊंगा, अर्थात 2-2 घंटे के वीडियो लेक्चर बनाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन से, खासकर फंक्शन से संबंधित। जो वीडियो मेरे पब्लिक होंगे वो बेसिक नीडें हैं स्टूडेंट की समझने की। उन वीडियो को आप जरूर देख लें, वो चाहे 11 के स्टूडेंट हो या 12 के स्टूडेंट हो। अभी वो वीडियो नहीं बनाए, हम मैसेज करेंगे आपको टेलीग्राम में या यूट्यूब में, मैं आके आपको मैसेज करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा एक चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन, जो गणित की जान है। यदि आपको रिलेशन एंड फंक्शन नहीं बनता तो आप गणित तो पढ़ ही नहीं सकते कक्षा 12 की। समझ में आ गया? अर्थात फंक्शन गणित में एक ऐसी मशीन होती है जो समझ लीजिए गणित का 50% भाग कवर करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब आप कक्षा 12 पास होने के बाद जो हम कहते हैं 13 का बच्चा होता है, कक्षा 13 का बच्चा होता है, जबकि एडमिशन नहीं लेता हूं, जब वो कोटा में जाके जेईई मेंस की तैयारी करता है तो उसको पता होता है कि जो फंक्शन की बेसिक नीडें हैं वो स्टूडेंट से बन रहा होगा, ग्राफ बन रहा होगा, इसीलिए हमारे पास ये कोचिंग करने आया है। तो मैं उसी स्तर के कुछ वीडियो बनाऊंगा जो आपके बहुत यूजफुल होंगे। तो देखिए आज आप पहली क्लास पढ़ रहे हो तो सब लोग आप आज देखिए आपके बुक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बुक रखना हो सामने रख सकते हैं। एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन रखा होता है उनको बहुत गहराई से आप स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं फिर मैं तो आपके साथ हूं। देखिए नोट्स आप अपनी खुद की बनाइए, वो बेहतर होती है। तो आप लिखेंगे ये क्लास 11th नहीं लिखना, मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि चल क्या रहा है यूट्यूब में। कुछ लड़के हैं बेवकूफ किस्म के, उन्हें प्लेलिस्ट भी खोलना नहीं आता, तो पता चले 12 के स्टूडेंट 11 का पढ़ जाए, आज 2 घंटे पढ़ने के बाद पता चले तो 11 का वीडियो था, नहीं ऐसा 11 वाला 12 पढ़ जाए। आगे सुन, ठीक। आज अभी एक स्टूडेंट ने फोन किया कि सर जी मेरा वीडियो नहीं चल रहा, मेरे को चल नहीं रहा, मतलब इसका सही ढंग से डिफिनेशन बताओ, क्या प्राइवेट बता रहा है? मैं कहूँ यार ये बताओ कि वीडियो है नहीं है, चल नहीं रहा, ये क्या मैटर है? ठीक है, तो बात के लोग। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, जो संबंध और फलन होता है, देखिए रिलेशन एंड फंक्शन, खासकर जो फंक्शन होता है ये गणित को 50% का भाग कवर करता है। अगले साल कक्षा 12 में आप कैलकुलस पढ़ेंगे, बार फंक्शन, साल भर फंक्शन आता है। वेक्टर छोड़ दीजिए और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए, बाकी पूरे गणित में फंक्शन आता है। त्रिकोणमिति में फंक्शन कहीं भी कूद सकता है यार फंक्शन। तो चलिए बात करते हैं भाई, आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए एक्सरसाइज 2 रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1। इतना हो गया? बोलो भाई, हो गया ना? अच्छा, मैं आपको इसके पहले कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग किस स्तर की बात करने वाले हैं। आज मैं लिखाऊंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि पहले दिन की जो क्लास होती है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की क्लास होती है। अब ये जो बुक मैं दिख रहा हूँ आज, ये बुक मैं तब की पलटा रहा हूँ जब मैं पढ़ता था। बताइए, मैं कक्षा 9 से किताबें अपने सुसज्जित करके रखा हुआ हूँ एकदम से। और देखो हम लोगों के इसमें देखो चैप्टर नंबर 2 लिखा था, उसमें केवल इतना बताया गया है, क्रमित युग्म संबंध और प्रचित्रण। पहले टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर थे, अब एक ही में सब खिचड़ी कर दिया है। फिर से सुन लीजिए, रिलेशन और फंक्शन आप 2 बार पढ़ोगे, कक्षा 11 में और कक्षा 12 में। मैं उस इस तरह के सवाल करा दूंगा जो 12 में भी पढ़ने जा रहे हैं, एक बार फिर हम दोबारा पढ़ लेंगे। और मैं कुछ वीडियो कॉमन बनाऊंगा जो 11 वालों को भी पढ़ना है और 12 वालों को पढ़ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे हमेशा आपको काम देंगी। यदि ये चैप्टर कायदे से नहीं पढ़े आप लोग तो मुझे साल भर परेशान करोगे। जो इधर उधर के बच्चे पढ़ के फिर आ जाते हैं कोचिंग में, उनको ग्राफ बनाना नहीं आता कि मॉडेल्स का ग्राफ कैसे बन गए, ये डोमेन रेंज देखना नहीं आता, दिक्कत होगी। तो चलिए काम की बात शुरू करते हैं। हेडिंग लिखिएगा, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, युग्म इंग्लिश में ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर।
PAIR, इंग्लिश में लिखा हुआ ऑर्डर्ड पेयर। मुझे इंग्लिश के टेक्निकल टर्म आपको याद होना चाहिए विद स्पेलिंग, इतना बता दे रहे हैं, क्योंकि कुछ किताबें हैं जो मैं आपको मजबूर हो जाऊंगा मैं फोटो कॉपी इंग्लिश मीडियम देने के लिए, क्योंकि जो बेहतरीन मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम ज्यादा बेहतर आता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल ही नहीं बाहर मिलता ना। समस्या तो इस बात की फंस जाती है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी से, जरा समझिए। क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है, कुछ मुझे आप कुछ आइडिया है? अच्छा, युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो। दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो क्रमित युग्म कहलाता है। आप बात समझ में नहीं है? आगे सुन। जैसे मैं कहूं कि आप अपने और अपने पापा का जोड़ा बनाइए, इसका मतलब अपने का मतलब क्या हुआ? पहला अपना नाम, समझ में नहीं आया? पहला अपना नाम, फिर क्या लिखेंगे? अपने पिताजी का नाम। तो एक स्टेटमेंट होगा, वो कह देगा, जोड़ा बनाने के लिए एक स्टेटमेंट देगा कि प्रत्येक व्यक्ति, जरा दिमाग लगाना, प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने पिताजी का पेयर बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट में पहला किसका नाम लिखना है? व्यक्ति का, फिर सेकंड एलिमेंट अपने पापा का। नहीं समझ में आया? जैसे मैं कहूं कि मैं टीचर और स्टूडेंट का जोड़ा बनाऊं, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे, जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं एस से लिख रहा हूं, और मेरा कोई स्टूडेंट आ गया कैपिटल एक्स, थोड़ा विदेश से आया है, नहीं है तो कैपिटल एक्स नाम है क्या किसी का? ठीक, अगला पेयर, फिर मेरा एक स्टूडेंट है स्मॉल ए, फिर मेरा एक स्टूडेंट है स्मॉल बी। क्या समझ में नहीं आया? तो निश्चित क्रम का मतलब क्या है? पहला व्यक्ति टीचर है किसका? दूसरे व्यक्ति का। नहीं आया समझ में? आपको आ गया समझ में? अर्थात यक्स टीचर है किसका? ए का। सिमिलर यहां व्यवहार यहां भी है, यक्स टीचर है बी का। क्या समझ में नहीं आया? तो एक ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, उसे क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। अच्छा, दिमाग लगाइए। मैं कहूंगा कि भारत देश में राज्य, बात सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, भारत देश में राज्य तथा उनके राजधानियों का क्रमित युग्म लिखिए। बताओ कैसे लिखोगे आप? पहले नाम किसका लोगे? राज्य, फिर राजधानी। अर्थात जो पेयर बनाना है वो किसी निश्चित ऑर्डर में बनाना है, ऑर्डर डिफाइन करना है। ऑर्डर दे रखा होगा, जो भी ऑर्डर टूटा फूटा दे रखा हो उसके साथ छेड़खानी नहीं करना। वो बोलेगा क्वेश्चन में कि एक ऐसा क्रमित युग्म लिखिए कि भारत देश में सभी राज्य तथा उनके राजधानियों का युग्म लिखिए। तो पहला नंबर में क्या लिखेंगे? राज्य, और दूसरे नंबर में राजधानी। बताओ किस राज्य में आप रहते हो? उत्तर प्रदेश में राजधानी या लखनऊ भर दोगे? बोल क्यों नहीं रहो? ठीक है, कोई विदेशी आया, जरा दिमाग लगाइए, विदेशी आया, ऊपर स्टेटमेंट पढ़ रहा है कि भारत देश के राज्य तथा राजधानियों का पेयर भरा हुआ है, और यहां उल्टा आप भरे बैठे हुए, लिखो लखनऊ कामा उत्तर प्रदेश। दिमाग लगाना, फर्जी परेशान ना करना मुझे। तो ऊपर वो क्या कह रहा है? राज्य तथा राजधानियों का क्रमित युग्म। तो उसको भारत देश का क्या आइडिया है यार कि क्या चल रहा है यहाँ पे? वो कहेगा कि लखनऊ राज्य है, नहीं समझ में आया, और उत्तर प्रदेश उसकी राजधानी, नहीं आया समझ? ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कह देगा, जरा दिमाग लगाइए, वो कह देगा तो उसको तो उल्टा फील होगा, वो जिसने ऊपर भाषा लिखी हुई है उसी भाषा को फॉलो कर रहा है, वो नहीं बात है समझ में? आगे बात समझ। जैसे हम कह दें कि जितने भी पेयर बने हुए हैं एक्स वाई, जरा दिमाग लगाना, वाई जेड, थोड़ी देर के लिए पेयर बना रहा हूं मैं, ठीक, ए कामा बी, सी डी, ई एफ एंड सो ऑन। जो पेयर है मैं कह दूंगा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिताजी है। बोलो यार, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, अर्थात यक्स पापा है। अरे हंसने क्या होते, ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगी मजा आ जाएगी। यक्स पापा है वाई का। अब उल्टा भाई हो तो मैं क्या करूं? वाई पापा है यक्स का, तो आपकी गलती, आप ऊपर लिखे बैठे हुए हो कि पहला व्यक्ति पापा है दूसरे, नहीं समझ में आया। और आप भरने में गलती कर रहे हो, पुत्र को पहले भर रहे हो, बाद में पापा भर रहे हो, तो पुत्र पापा हो गया, पापा पुत्र हो गया। तो ये गलती हम नहीं कर सकते। अब भी नहीं समझ में आया? तो एक निश्चित क्रम में भरेंगे, अर्थात दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में क्रमित युग्म। क्या समझ में आ गया? जैसे मैं सबको कहूं कि आप अपने और अपने पिताजी का क्रमित युग्म लिखिए, तो आप पहले क्या करोगे? पहले अपना नाम लिखोगे कामा पिताजी, एक जोड़ा बन गया। नहीं समझ में आया? बगल वाले स्टूडेंट होगा वो भी पहले अपना नाम लिखेगा। तो इनमें ऑर्डर पेयर बनाते समय मैंने आपको एक बाउंड कर दिया ना कि अपने और अपने पिताजी का क्रम भरो।
मैं पहले बोलूं कि पहले पिताजी फिर अपना क्रम भरो, तो पहला एलिमेंट पिताजी हो गए, दूसरा एलिमेंट खुद आप हो गए। क्या ये बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? लिखेंगे, चलिए बोल रहा हूं मैं। दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा, दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा, दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो। दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा, दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी, दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। आगे समझे कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, क्या लिखें? दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखिए। यदि दो वस्तुओं में से, यदि दो वस्तुओं में से पहली वस्तु स्मॉल ए हो, यदि दो वस्तुओं में से पहली वस्तु स्मॉल ए हो, यदि दो वस्तुओं में से पहली वस्तु स्मॉल ए हो, पहली वस्तु स्मॉल ए हो और दूसरी वस्तु, क्या लिखो? दूसरी वस्तु स्मॉल बी हो। यदि दो वस्तुओं में से पहली वस्तु स्मॉल ए हो तथा दूसरी वस्तु स्मॉल बी हो, तो क्रमित युग्म, तो क्रमित युग्म, तो क्रमित युग्म ए कामा बी प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। तो क्रमित युग्म ए कामा बी प्राप्त होगा। और यदि, और यदि पहली वस्तु स्मॉल बी हो, और यदि पहली वस्तु स्मॉल बी हो, और यदि पहली वस्तु स्मॉल बी हो, पहली वस्तु स्मॉल तथा दूसरी वस्तु स्मॉल ए हो, तो क्रमित युग्म क्या लिखेंगे बताओ? तो क्रमित युग्म बी कामा ए प्राप्त होगा। तो क्रमित युग्म बी कामा ए प्राप्त होगा। समझ में नहीं आया? फिर से एक बार सुन लीजिए। क्रमित युग्म की डिफिनेशन क्या है मुझे बताओ? दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाते हैं। हमने दो वस्तुएं उठाई, कौन कौन से? ए और बी। यदि पहली वस्तु स्मॉल ए हो और दूसरी वस्तु स्मॉल, तो क्रमित युग्म ए कामा बी बनेगा। यदि उल्टा बात करूं, यदि पहली वस्तु स्मॉल बी हो, दूसरी वस्तु स्मॉल ए हो, तो क्रमित युग्म क्या बनेगा? बी कामा ए। इसका मतलब कि क्रमित युग्म ए कामा बी और बी कामा ए भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, अर्थात ए कामा बी डज नॉट इक्वल बी कामा। इसका मतलब समझिएगा। देखो, यदि भेजा लगाना, किसी भी आर्डर्ड को मैं उल्टा नहीं कर सकता क्योंकि अंदर इसके रिलेशन होता है। धीरे धीरे समझाता हूं। यदि ए पापा है किसका? बी का, तो क्या बी पापा ए का हो जाएगा? अर्थात किसी चीज का आर्डर हम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। समझ में नहीं आया? यदि ए पढ़ाता है बी को, तो इतने बुरे दिन आ गए कि बी पढ़ाने लगा ए। नहीं आया समझ में? बोलो यार, कहीं कहीं बैठ जाएगा। ए भाई है बी का, तो बी ए का भाई हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ए दोस्त है बी का, तो बी दोस्त है, तो कुछ लॉजिक तो बैठ जाएगा। लेकिन अभी हम रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं। अर्थात हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ए कामा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वलेट होगा बी कामा के। अर्थात हम क्रमों को उल्टा नहीं कर सकते। अब भी नहीं समझ में आया? यदि ए चाचा है किसका, तो क्या बी चाचा ये होगा? मिला के देगा क्या मैं चाचा कि तुम चाचा? सोच समझ के बात करना। इसका मतलब दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा, बात समझ आ गया, जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। अब जरा बात करते हैं। इमेजिन करिए, हमने पता चल गया कि क्रमित युग्म भरने के लिए दो वस्तुओं को जरूरी है और एक क्रम में जरूरी है।
ठीक है, तो दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया और क्रमित युग्म कहलाता है। हमने इमेजिन किया हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, ये उस अवस्था में यदि पहली वस्तु ए है दूसरी वस्तु बी है तो क्रमित युग्म की फोटो देखेगी ए कामा बी, जिसको छोटे ब्रैकेट में ए कामा बी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। यदि पहली वस्तु स्मॉल बी है और दूसरी वस्तु स्मॉल ए है तो क्रमित युग्म की फोटो बी कामा है। इसका मतलब मैं नोट क्या लिखने जा रहा हूं, सब लोग नोट लिखें। नोट, क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोल क्यों नहीं रहो, आगे समझ में लिखेंगे। क्रमित युग्म ए कामा बी तथा बी कामा ए भिन्न भिन्न है अर्थात अलग अलग है। नोट लिखना है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म ए कामा बी, ये क्रमित युग्म ए कामा बी और बी कामा ए भिन्न भिन्न है अर्थात अलग अलग है। नहीं है क्या समझ? भिन्न भिन्न है अर्थात अलग अलग है। अतः ऑर्डर्ड पेयर ए बी डज नॉट इक्वल ऑर्डर्ड पेयर बी है, ये बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। अतः हाँ भाई, क्या ये बातें लिख गई? नहीं लिख पाए। अतः ए बी डज नॉट इक्वल डी। समझ में ना आया तो फिर मैं एक बार क्लियरिटी कर दूं। समझ में बढ़िया आ गया? तो क्रमित युग्म का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए लिखाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लगाइए। भारत देश में राज्य तथा उनके राजधानियों का क्रमित युग्म। भारत देश में राज्य भारत में राज्य तथा उनके राजधानियों का क्रमित युग्म भरिए। भारत में राज्य तथा भारत में राज्य तथा उनके राजधानियों का क्रमित युग्म लिखिए। बताओ कैसे लिखोगे? क्या ऑर्डर क्रम मैंने क्या दिया आपको? क्रमित युग्म भरना, लेकिन मैंने क्रम निश्चित कर दिया। भारत में राज्य तथा, इसका मतलब जो पहली वस्तु है वो राज्य है, बोलो, और दूसरी वस्तु राजधानी है। बनाओ छोटा ब्रैकेट। पहले क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश, मैं लिखूं क्या? लिख डालोगे यार अब। उत्तर प्रदेश कामा लखनऊ, 2-3 लिख डालिए जो आपकी जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत तेज हो। उत्तर प्रदेश कामा लखनऊ, क्या ब्रैकेट में लिख गया? उत्तर प्रदेश कामा लखनऊ। हाँ, मध्य प्रदेश कामा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक, दूसरा पेयर भर गया भाई। पहले क्या लिखोगे? राज्य, और फिर बाद में राजधानी का नाम। तीसरा राज्य और उठा लो, बिहार, पटना, बिहार कामा पटना, ब्रैकेट में इसके, हाँ यहाँ लिखना है उत्तर प्रदेश कामा लखनऊ अर्थात राज्य उनका राजधानी, मध्य प्रदेश कामा भोपाल, फिर क्या लिखेंगे? बिहार कामा पटना। इसी तरह यहाँ क्या लिखना है? उत्तर प्रदेश कामा लखनऊ, मध्य प्रदेश कामा भोपाल, गुजरात कामा गांधीनगर। ये बदली तो नहीं, गांधीनगर ही ना गुजरात की राजधानी। हाँ बराबर, गुजरात कामा गांधीनगर, बस पर्याप्त है। एंड सो ऑन डैट डैट कर दो। क्या आपको महसूस हुआ कि नहीं? क्रमित युग्म में ब्रैकेट छोटा वाला लगाना है। दीदी कौन सा ब्रैकेट लगा रही हो? मुझे दिख नहीं रहा। ये वाला, हाँ, मतलब हर एक चीज का अपना अपना सिस्टम है। मंझला कोष्टक लगा दिए तो समुच्चय के अंदर भर दिए, इसलिए छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा वाला। समझ में आ गया? 3 तरह के ब्रैकेट पड़े हैं यहाँ पे, आगे समझ में। हाँ, इसको एक दिन और बताया था, क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल, ये कर्ली ब्रैकेट, मंझला कोष्टक, जैसे मर्जी। तो उसमें आप छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, बात खत्म। देखो समझ में तो आ गया ना ये? अब क्रमित युग्म बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना लोगे ना। जैसे हम कहें कि गांव तथा, भारत देश के गांव तथा उनके जिले, क्रमित युग्म बनाओ। तो अब चित्रकूट के अंदर जितने भी गांव आते होंगे तो पहला वस्तु पहले गांव लिखेंगे, बाद में जिला लिखेंगे। नहीं आए समझ में? तो किसी ना किसी चीज का हम पेयर बना सकते हैं, लेकिन उसका स्टेटमेंट देना होना चाहिए। स्टेटमेंट कह दे तो मैं पेयर बना लूंगा, लेकिन पेयर बनाते समय ध्यान रखना है कि ऑर्डर का विशेष महत्व है, कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। क्या बातें पकड़ में आ गई? क्रमित युग्म में समझ में आए कि नहीं आए?
आगे समझ, चलिए हेडिंग बढ़ा देते हैं, हेडिंग आगे बनाइएगा। क्रमित युग्म के घटक, हेडिंग लिखना है क्रमित युग्म के घटक। क्रमित युग्म के घटक, घटक को प्रोजेक्शन भी पढ़ते हैं और कंपोनेंट्स भी पढ़ते हैं। COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म के घटक, इंग्लिश में कंपोनेंट्स भी पढ़ते हैं घटक को, प्रोजेक्शन भी पढ़ते हैं। साथ फिजिक्स में आप ये शब्द सुनेंगे घटक। देखो दिमाग लगाना, बिल्कुल सीधा सा, फालतू की बात नहीं करना है, सीधा सा माइंड में क्लिक कराना है। समझ में आ गया? क्योंकि जो 11-12 की क्लास होती है ना, हम लोग बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं जो बेसिक नीडें होती हैं। कभी आपने विचार किया है जो व्यक्ति अपने करियर प्लान के साथ नहीं चलता, क्या वो सफलता पाएगा? नहीं पाता। बात आप समझ रहे होंगे। आप जितने लोग बैठे हुए हैं ना, 1 या 2 लड़का सेंसिटिव होगा अपने प्लान के प्रति। आपको प्लान लिखना चाहिए, आपको एक खुद की डायरी बनानी चाहिए कि मुझे इस साल ये काम करना है, चाहे इसे करूं मैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते। समझ में आ गया? तो आपका यदि प्री प्लान नहीं है, यदि आपको किसी चीज को प्लान करना है, तैयारी करना है, तो देखिए बेसिक नीडें बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन के बाद आपको 10 साल क्यों लग जाता है, 7-8 साल क्यों लगता है किसी चीज को सफलता पाने में? क्योंकि हम छोटी कक्षाओं में किसी चीज को ढंग से पढ़े नहीं है। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद यार फेल कौन होता है? फेल तो पास तो सब हो जाते हैं ना यार, लेकिन अच्छी तरह से कौन पास हुआ है? एक कागज लेने से आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बेहतर है। बात समझ में आ गया? आप कितना बढ़िया बेसिक चीजों को पढ़े हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही परीक्षा में पूछी जाती हैं और वो क्लियर नहीं रहता, बाद में तकलीफ देती हैं। तो जरा दिमाग लगाइए कि क्रमित युग्म के घटक क्या होते हैं। अच्छा मुझे पता है, देखो मेरी कुछ बोलने की आदत है दूसरी है। अब कुछ लोगों को पता है ना, बात मानिए मैं क्या एक्चुअल शब्द बोलूंगा, कुछ लोगों को तो क्रमित युग्म की फोटो नहीं दिखती। अरे फोटो का मतलब जानते हो? फोटो खींचते हो मोबाइल में, कैसे पहचानते हो इसकी फोटो है, पापा की फोटो है, मम्मी की फोटो है, पहचान जाते हो। इस तरह क्रमित युग्म की फोटो नहीं पहचानोगे। यदि क्रमित युग्म कह रहा है तो इस तरह के ब्रैकेट लगाएगा, बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, बीच में कामा भी लगाएगा। अब किसी को इसकी फोटो ही नहीं पता तो सवाल क्या लगाएगा? अर्थात यहाँ कुछ भरा होगा, यहाँ कुछ भरा होगा। क्लियर हो गया? जो पहले भरा होता है उसको हम पहला घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात खत्म। और ये खत्म। तो आपको फोटो पता है तो सब कुछ पता है। इसका मतलब यदि क्रमित युग्म में A, B है, तब पहली राशि स्मॉल a को पहला घटक बोलते हैं और दूसरी राशि स्मॉल b को दूसरा घटक बोलते हैं। बाई चांस उसने क्रमित युग्म पलट दिया, BA कर दिया, तो इस स्थिति में पहला घटक क्या हुआ? B, दूसरा घटक A। फिर से कॉमन शब्द बोल रहा हूं, आपके ऑर्डर्ड पेयर की आपको फोटो पता है कि छोटे ब्रैकेट में 2 नंबर भरे होंगे। पहला जो नंबर होगा वो पहला कंपोनेंट्स होगा, ये पहला प्रोजेक्शन होगा, हिंदी में बात करूं पहला घटक होगा, जो दूसरा होगा तो दूसरा घटक। अब भी नहीं समझा? लिखेंगे यदि क्रमित युग्म A, B है, यदि क्रमित युग्म A, B है, तब पहली राशि स्मॉल a को पहला घटक तथा दूसरी राशि स्मॉल b को दूसरा घटक कहते हैं। दूसरा घटक कहते हैं। आ गया समझ? नहीं आया समझ? इसका मतलब अभी हम 2 बातें सीखे। पहले हमें नहीं पता था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो।
अच्छा ये क्रमित युग्म होता है, इसका मतलब क्रमित युग्म में घटक भी होते हैं। यदि क्रमित युग्म कहीं ए बी से रिप्रेजेंटेशन है तो जो पहली जो क्वांटिटी है ना उसको फर्स्ट कंपोनेंट से या घटक बोलते हैं, जो सेकंड क्वांटिटी है जो दूसरी राशि है उसको दूसरा घटक बोलते हैं। यही बात को मैं यदि उल्टा करके लिख दूं, लिखूंगी यदि क्रमित युग्म, क्योंकि आप रट नहीं सकते पहला घटक यही होता है कि रट के बैठ गए। यदि क्रमित युग्म बोलो क्या लिखूं मैं? बहुत अच्छा, बी कामा ए हो तब बताओ, ए है तब लिखो, तब पहली राशि स्मॉल बी को लिख लोगे कि मैं लिखूं? लिख डालो। तब पहली राशि स्मॉल बी को पहला घटक, तब पहली राशि स्मॉल बी को पहला घटक, तब पहली राशि स्मॉल बी को पहला घटक तथा दूसरी राशि स्मॉल ए को दूसरा घटक कहते हैं, तथा दूसरी राशि स्मॉल ए को दूसरा घटक कहते हैं, तथा दूसरी राशि स्मॉल ए को दूसरा घटक कहते हैं। क्या बातें समझ में बढ़िया आ रही हैं? आगे समझो, घटक समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझो। चलिए कुछ रीमार्क्स लिखेंगे। रीमार्क्स को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? टिप्पणी। टिप्पणी मीन्स याद रखें, ठीक है? इस तरह अंगूठा बना रहता है, याद है आपको? वो थम्स अप दिखाता है कि देख चिढ़ा रहा हूं मैं तुझे मैं चिढ़ा रहा हूं। नंबर 1, ए कामा बी के रूप में लिखा गया प्रत्येक जोड़ा क्रमित युग्म कहलाता है। ये बकवास समझ में नहीं आया क्या? मैंने क्या लिखा है? ए कामा बी के रूप में लिखा गया प्रत्येक जोड़ा है क्या? क्रमित युग्म। आगे समझ, पूरे बकवास को मैं एक लाइन में मतलब 2-3 लाइनों में सुसज्जित करना चाहता हूं कि ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। समझ आ गया? ये दिमाग इतना बढ़िया है हम लोगों का कि आप इसको कैसा ढालना चाहते हो, बात समझ आ गया? आखिरकार देखो, पढ़ाई है क्या? आप कभी सोचते हो, मैं छोटे में जब पढ़ाई कर रहा था ना, बहुत उल्टा किस्म का स्टूडेंट था। मैं सोचता था कि इस पढ़ाई को व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। आखिरकार पढ़ाई क्यों बनी है? फालतू हम लोगों को सुबह से बस्ता टांग देते हैं, जबरदस्ती प्रेशर डालते हैं, गिलास घर में हमसे गिर जाती है, मम्मी पापा मिला देते, चल औकात में आ जा, पढ़ाई शुरू कर। नहीं समझ में आया? आप घर में कोई गलती करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता है, क्या मिलता है? फांसी की सजा थोड़ी मिलती है। चल टेबल याद कर गया 1 से 5 तक, समझ में? वो तो ये सजा मिलती है। हमें लगता था यार पढ़ाई सजा है, सजा नहीं है। आप कायदे से सुनो तो फिर मजा है पढ़ाई। ए कामा बी के रूप में लिखा गया दुनिया के अंदर, अर्थात गणित की दुनिया में कुछ ऐसी फोटो दिखे तो मैं आज से उनको कहूंगा ऑर्डर पे। नहीं समझ आए? अभी तक हमारी नजर में ABCD थी जो हम LKG UKG में पढ़ते थे। ये 6, 7, 8 से मुझे इस तरह के ब्रैकेट दिखने लगे। अब ब्रैकेट में इस तरह AB लिखा हो, XY लिखा हो, राम कामा श्याम लिखा हो तो मैं समझूंगा कि ये क्या है? क्रमित युग्म। अब भी नहीं समझ में आया? लिखो अगले नंबर पे, काम की बात बोलो भाई। 2 क्रमित युग्म, 2 क्रमित युग्म, 2 क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं। 2 क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं जब दोनों क्रमित युग्मों के पहले घटक तथा दूसरे घटक आपस में बराबर हों। देखो मैं लिखता भी जा रहा हूं ताकि जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ उनको कोई तकलीफ ना हो। मैंने क्या लिखा कि 2 क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं जब दोनों क्रमित युग्मों के पहले घटक तथा दूसरे घटक आपस में बराबर।
अभी अभी मैंने क्या कहा कि दो क्रमित युग्म, मैंने कहीं लिखा था ए बी डज नॉट इक्वल बी है, लेकिन कहीं इस तरह की फोटो दिख रही है एक्स वाई इक्वल टू ए बी है, तो निश्चित रूप से दिस इंप्लाइज एक्स बराबर ए एंड वाई बराबर ए। नहीं सुन मैंने क्या लिखा है, दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होंगे, अर्थात दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वलेट कब होंगे, जब पहला कंपोनेंट्स अर्थात पहला घटक पहले घटक के बराबर हो जाए और दूसरा घटक दूसरा घटक के बराबर। अर्थात मैं कैलकुलेशन के दौरान कभी भी ऐसी फोटो देखूंगा बीच में बराबर लगा रहेगा, मुझे आवश्यकता पड़ेगी दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होते हैं जब पहला पहले के बराबर हो दूसरा दूसरे के बराबर। उदाहरण लिख लीजिए, आगे सुन, नहीं आगे सुन, आगे सुन, नहीं वो बी ए ना होगा ना, फिर जब बराबर की कंडीशन आएगी तो फिर दोनों तरफ पेयर अलग अलग लिखा रहेगा ना, यहाँ ए बी यहाँ बी ए नहीं लिखा होगा, समझ में आ गया। वो कंडीशन है कि इस तरह के पेयर कहीं बराबर भरे हों, आप ये ना समझो कि ये उल्टा समझो कि बराबर हैं। मैंने क्या लिखा कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे, यदि बराबर है तो उनका कंडीशन क्या है कि पहला पहले बराबर होगा दूसरा दूसरे बराबर। अब आप उल्टा उल्टा रिसर्च करने लगे कि ए बी बी ए वो तो बराबर हो ही नहीं सकते, इस बात की चर्चा तो पहले हो गई, नहीं बात मेरी समझे, समझा। बड़ा कंफ्यूजन है यार भाषा में। अब आदमी धीरे से बोलेगा अच्छा इसका मतलब कोई चीज समझ रहा है, गुस्सा में कहेगा अच्छा तो नाराज है, नहीं मेरी बात समझ, ठीक है ना। कुछ चीजें होती है ना जो एक भाषा के ढेर सारे अर्थ, तो यहाँ ये ना समझ जाना कि ए बी बराबर यदि बी ए लिखा है तो मैं कहूंगा गणित की दुनिया में ए बराबर बी और बी बराबर ए, तो एक ही हो गए, समझा गया। वैसे ये नॉट इक्वल होंगे, तो इस बात की चर्चा थोड़ा हो रही है। वो कहा कि दो ऑर्डर्ड पेयर यदि कहीं बराबर पटके हैं, कैलकुलेशन के दौरान ऐसी फोटो दिख रही है तो मैं दोनों तरफ कंपेयरिंग कर दूंगा, तुलना कर दूंगा, एक्स बराबर है एंड वाई बराबर बी। क्या समझ में नहीं आया, आगे समझ में, चलिए हाँ हेडिंग बदलूं फिर मैं। तो क्रमित युग्म समझ में आया, क्रमित युग्म किसे कहते हैं, दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया और क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म को इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं। यदि पहली वस्तु स्मॉल ए और दूसरी वस्तु स्मॉल बी हो तो क्रमित युग्म ए कामा बी, यदि पहली वस्तु स्मॉल बी हो दूसरी वस्तु स्मॉल ए हो तो क्रमित युग्म बी कामा है, जबकि ए कामा बी डज नॉट इक्वल बी कामा है। समझा गया। फिर मैंने बताया कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो जो क्रमित युग्म में लिखा है तो उसकी जो पहली राशि है वो पहला घटक है, जो दूसरी राशि है दूसरा घटक है। समझ में आ गया। मैंने टिप्पणी में दो महत्वपूर्ण बातें लिखाई कि गणित की दुनिया में इस तरह के ब्रैकेट में कभी भी दो नंबर भरे हो बीच में कामा लगा हो तो ए बी के रूप में लिखा गया प्रत्येक जोड़ा क्रमित युग्म कहलाता है। दो क्रमित आपस में तभी बराबर होते हैं जब दोनों क्रमित युग्मों के पहले घटक तथा दूसरे घटक आपस में बराबर हो। अर्थात कभी भी एक्स वाई कामा ए बी लिखा है तो मैं इसको लिखूंगा एक्स बराबर है एंड वाई बराबर बी। इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ क्या बराबर, ये कामा हो सकते हैं, ऑर्डर ट्रिपल हो जाएगा, क्रमित वो त्रिक हो जाएगा। समझ नहीं आया, बताऊंगा। होने के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक। अभी बात हो रही युग्म की, युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, तो दो से ज्यादा यहाँ कहाँ हो जाएंगे, क्या वो, हाँ हाँ क्या पूछ रही मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। ए बी हाँ क्रमित युग्म दोनों माने जाएंगे, नहीं है समझ, ये दोनों क्रमित युग्म में। जरा दिमाग लगाइए, राम कामा श्याम और श्याम कामा राम, समझ में, दोनों क्रमित युग्म नहीं समझ में, लेकिन बराबर नहीं। क्रमित युग्म तो दोनों है भाई। मैंने इस तरह की फोटो कुछ भी आए, मतलब इस तरह की फोटो, समझ में आ गया। अब यहां कुछ लिखा हो तो ये क्रमित युग्म है, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। अच्छा बराबर हो भी सकते हैं लेकिन अभी बराबर नहीं होंगे क्योंकि वहां तक आप पहुंचे नहीं है। बात समझिएगा। यदि राम चाचा है श्याम का तो श्याम चाचा कहां हो जाएगा राम का, इसीलिए बराबर नहीं होते, इनका ऑर्डर नहीं बदल सकते। अभी आप बात समझिए पहले, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि भारत देश के राज्य और राजधानी, तो आप उनको उल्टा कैसे कर दोगे, पहले तो राज्य लिखोगे ना यार, बाद में राजधानी लिखोगे ना, क्योंकि आपने तो स्टेटमेंट दिया है ना यार। अब जैसे हम कह देंगे कि सभी बच्चे अपने और अपने पिताजी का पेयर बनाओ, तो मैंने स्टेटमेंट लिखा अपने और अपने पिताजी का, तो मैं पढ़ूंगा राम कामा श्याम, तो मैं क्या समझूंगा, राम लड़का है किसका, श्याम का, क्योंकि मैं ऊपर स्टेटमेंट लिखा बैठा हूं अपने और अपने पिताजी का। तो आप उल्टा लिख रहे हो तो मैं उल्टा महसूस कर जाऊंगा, अर्थात श्याम लड़का हो जाए राम पापा होती। अब भी नहीं समझना तो आप उल्टा नहीं कर सकते।
बोलो भाई समझ नहीं आएगा समझ में, थोड़ा सा समय लीजिए देखिए किसी चीज को, ठीक है। अभी पता है ना, अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं है, तो धीरे धीरे आएंगी। जैसे पहले कहीं 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन युग में तो क्यों होगा 2 से ज्यादा। उसने मैंने डिफिनेशन पहले ही बताई कि 2 वस्तुओं का जोड़ा होता, ठीक है। 3 या 4 की भी बात होगी। हेडिंग बढ़ाते हैं, 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग, 2 समुच्चयों, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, इंग्लिश में लिखा है कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। हाँ भाई, अब मैं इसको समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल हम लोग देंगे, फिर डिफरेंशन निकालेंगे। आप कुछ नहीं लिखेंगे, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो बच्चे, हेडिंग डाल के आप चुपचाप मोबाइल की स्क्रीन को देखिएगा, ऑफलाइन बच्चे व्हाइट बोर्ड को देखेंगे। अब सुनिएगा, अभी हम एग्जाम्पल बना के डिफिनेशन निकालेंगे। एक एग्जाम्पल दूंगा, वहां से आप डिफिनेशन बनाइएगा। आपके नजर में देखिए 2 सेट होंगे, समझ पा रहे हो, और दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे, अर्थात खाली नहीं होंगे। अर्थात यदि 2 समुच्चय है, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है? 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, इंग्लिश में कार्टीजन प्रोडक्ट पढ़ते हैं, अर्थात मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा। यदि बीच में चिन्ह इस तरह गुणे का लगा देंगे तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। और आज से दूसरा नाम आ गया, क्या पढ़ोगे? कार्टीजन प्रोडक्ट। हिंदी में क्या पढ़ोगे? कार्तीय गुणनफल समुच्चय। इसका मतलब यार एक बात तो मुझे क्लियर नजर आ रही है, आप बहुत डीपली किसी चीज को गहराई से सुना करिए। मैंने शब्द क्या लिखा? 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, अर्थात 2 सेटों का जब कार्तीय गुणनफल करूंगा तो एक नया सेट तैयार होगा। इसका मतलब जिस तरह सेट ए सेट बी है, समझ पा रहे हो? सेट ए और सेट बी, ए और बी क्या है? समुच्चय है। तो जब मैं इनका क्रॉस करूंगा तो भी मुझे समुच्चय की ही फोटो दिखेगी। अब भी नहीं समझ में? जिस तरह दोनों ये अलग अलग एक समुच्चय की मुझे तस्वीर इनकी दिख रही है, तो जब मैं दोनों को क्रॉस कर दूंगा तो भी मुझे समुच्चय दिखेंगे, लेकिन यहां समुच्चय में क्रमित युग्म आएंगे। इसीलिए मैंने क्रमित युग्म से कॉन्सेप्ट उठाया ताकि आपको तकलीफ ना हो। अब कैसे इनका क्रॉस करते हैं जरा ध्यान से सुनिए। नाउ लिखना नहीं, कार्तीय गुणन फल ए क्रॉस, क्या? अरे ये कार्तीय गुणनफल, सुनो सुनो इधर सुनना, उन्ना को छूट जान दीजिए, ना कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये छूट जाएगा तो बहुत कुछ कर लेगा। सीरियस रहना। कैपिटल ए का एलिमेंट पहला क्या है? एक्स। बोलो, एक्स को उठाओगे सबके साथ जोड़ा बना दोगे। ध्यान सुनिए, ए क्रॉस बी, बोलो मैं, मुझे बोलने तो अब समझ में आ गया बेहतर, क्योंकि हमें सबको समझाना। आप इसको कांस्टेंट कर लोगे और सबके साथ पेयर बनाओगे, एक्स कामा ए, फिर आगे एक्स कामा, अब तो समझ में आ गया, आगे एक्स कामा सी, आगे समझ। अर्थात अब क्या उठाओगे? वाई, वाई कामा ए, वाई कामा बी, फिर वाई कामा सी। ये हो गया दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय। इसी प्रकार ऊपर लिख रहा हूं इधर की तरफ, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार बी क्रॉस है। बताओ बी क्रॉस है को आप कैसे भरोगे? पहले बी को भरोगे, बाद में ए को। बी का एलिमेंट भरो, ए बी क्रॉस, बोलो एक्स कामा। अब देखो इसका क्रॉस कैसे भरा जाता है, ध्यान से सुनो। साल भर जरूरत पड़ेगी, कक्षा 12 तक, पता नहीं कब तक जरूरत पड़े। आप पीएचडी कर डालिए गणित से तो भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। समझ में आ गया? ठीक है, जरा सुनो। इसका पहला एलिमेंट तो ए उठा के सबके साथ पेयर बना दोगे, ए एक्स, फिर ए कामा वाई, फिर बी एक्स, फिर
बी वाई, फिर सी एक्स सी वाई। क्या समझ में आ गया? जरा दिमाग लगाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट, अर्थात ये एलिमेंट है, एक कितने जोड़े अंदर भरे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या, सदस्यों की संख्या बराबर है, किंतु दोनों सेट आपस में बराबर। सेट कब बराबर होते हैं? जब इसके पेयर दोनों आपस में मिल जाए। बकवास छोड़ो, पहले काम की बात सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। यदि मैं x बिलोंग ए लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही लिखा है, x ए का अवयव नहीं आए समझ। और कहीं यदि ये लिखा है x बिलोंग ए क्रॉस बी, तो आपसे ज्यादा पागल आदमी इस दुनिया में कोई है नहीं। आप क्या कह रहे हो? x अवयव है किसका? ए क्रॉस बी का। अरे बेवकूफ बना रहा, देखो क्यों बेवकूफ बना रहा। ए क्रॉस बी में किस तरह की फोटो आती है? पेयर की, अर्थात x का ए बिलोंग करेगा किसको? ए क्रॉस बी को। तो कभी भी मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं यदि लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा एक्स वाई बिलोंग ए क्रॉस बी, नहीं आए समझ में? इसका मतलब ए क्रॉस बी एक समुच्चय है जिसका प्रत्येक सदस्य जोड़े में होगा, नहीं आए समझ में? अर्थात ए क्रॉस बी का ये पहला सदस्य, एक सदस्य, जिस तरह इसकी गिनती करेंगे 1 2, तो इसकी गिनती करेंगे पेयर के साथ, नहीं आए समझ में? मैं आपसे पूछूंगा एन ए बराबर, अरे इतना तो पढ़ चुके पहले चैप्टर में, एन ए बराबर 2 एन बी। अब मैं पूछूंगा एन ए क्रॉस बी, तो इस तरह गिनती की 1 2 3 4, तो मिला दिए 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब मुझे तो समझ में आ गया, आपको है समझ में? हमें बहुत बढ़िया समझ में आता है, सच में बिल्कुल एकदम से महसूस होता, आपको भी होगा। मुझे पता है कि जब कैपिटल ए की फोटो कुछ इस तरह होगी, अकेले अकेले एलिमेंट लिखे होंगे, क्या समझ पा रहे हो? बी की भी फोटो इसी तरह होगी। अच्छा, मैं किसी चीज की फोटो से बहुत पीछे पड़ा रहता हूं, कुछ उसी तो बड़ी समझ में आती है, आवाज करो कुछ भरा है, बात खत्म, लेकिन दिखेगा तो साला इसी तरह। अर्थात जिस दिन ए क्रॉस बी लिखा होगा उस दिन इसकी तकदीर कुछ ऐसे दिखेगी। अब भी नहीं समझ में आया? इसके अंदर 2 एलिमेंट भरे होंगे, क्लियर हुआ कि नहीं? अब जरा सुनिए, परिभाषा बना दे, अब बोलो, समझ में आ गया? जरा सुनिए, यदि दोनों सेट खाली हैं तो क्या क्रॉस भर पाते? दोनों सेट खाली होते, 2 सेट में से कोई एक सेट खाली होता तो क्या अंदर पेयर बनते? नहीं बनते। पहली बात तो ये समझना है कि ए क्रॉस बी में जोड़े आते हैं, ए क्रॉस बी में जोड़े आएंगे, बी क्रॉस ए में भी जोड़े आएंगे, लेकिन ये जोड़ा कब भरा जा सकता है? जब ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हो। इसका मतलब यदि 2 समुच्चय, ध्यान से सुनना, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हो, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, ये जो 2 ब्रैकेट लगा है इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय। इनको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अवयव तो हैं ए क्रॉस बी के, लेकिन दूसरा नाम क्रमित युग्म। तो अब सुनना, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय है, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके पहले अवयव कैपिटल ए के हों, दूसरे अवयव कैपिटल बी के हों, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है, जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। नहीं आया समझ? ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त हो, आरिक्त का मतलब खाली ना हो, मतलब भरा होना चाहिए कुछ ना कुछ। यदि कैपिटल ए कैपिटल बी 2 आरिक्त समुच्चय हैं, तो ए और बी में जितने भी पेयर बन सकते हैं, उन सभी पेयरों का जो सेट होगा वो ए क्रॉस बी कहलाएगा, किंतु शर्त है कि पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। अब भी नहीं समझा? तो क्या परिभाषा बना लोगे? नहीं बना पाओगे। जरा बनाते हैं फिर से। क्या लिखेंगे? याद नहीं करना, अपने भाषा में लिखो। आपके अंदर यदि फीलिंग है, महसूस हो रहा है, तो हमें दर्द अपने शब्दों में लिख देना है। आप किसी को व्हाट्सएप में चैट करते हो? बता दो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। नहीं करते, हम तो कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे खाते में शॉर्टकट में नहीं लिखता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ, ताकि सामने वालों को समझ में आ जाए कि दर्द क्या चल रहा है। तो इसी तरह गणित, कोई भी भाषा यार, कोई भी लैंग्वेज, आप बीएससी लेवल पे जाओगे ना, तो यदि वही नोट बनाओगे तो टीचर आपको बहुत डांटेगा, क्यों बना रहे हो? मैं समझा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट समझ, पूरी कहानी समझ, और क्या है उसको अपने भाषा में उतार दे। नहीं समझा? बशर्ते इक्वल, बिल्कुल एकदम से फील, अर्थ सही निकले। ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा फालतू की बात रामायण लिख के चला दे रहे हो, समझ सर? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन देखो, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट समस्या होती है, मुझे भी पता है। जब मैं 11 में पढ़ता था तो मेरे पास इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। हम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे, छोटा का बड़ा का जो लिखाते थे उस तरह लिखते चले जाते थे, और सही बताऊं, एक एक लाइन याद रहती थी, का से बड़ा का नहीं होता था, समझ आ गया? अब बस वही रट्टा लिख के परीक्षा में आते थे, क्योंकि डंडे बहुत खाए हम लोग। ध्यान से सुनना,
मैं बताऊं, पहली बेसिक नीड कैपिटल ए कैपिटल बी, खाली नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा यहीं से बनाएंगे, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी, पहले सुन लो एक बार फिर लिखना शुरू करते हैं। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हैं तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके पहले अवयव, जिनके पहले का मतलब क्रमित युग्मों के, जिनके पहले अवयव ए के हों दूसरे अवयव बी के हों, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी। समझ में आ गया? यदि मैं ऐसा बोल दूं, ऐसा बोलूंगे, यदि दो समुच्चय, ध्यान सुनना, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हैं, उन सभी क्रमित युग्मों के समुच्चय, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसके पहले अवयव बी के हों दूसरे अवयव, तो बी क्रॉस ए हो जाएगा। समझ में आ गया? अर्थात ए क्रॉस बी की फीलिंग है ना, जितने भी पेयर बने होंगे ना, तो पेयर का जो पहला घटक होगा ना वो ए को बिलोंग करता होगा और दूसरा घटक, यदि बी क्रॉस ए बनूंगा ना तो पहला पेयर का क्रमित युग्म का प्रत्येक एलिमेंट पहला बी को बिलोंग करेगा, दूसरा ए को बिलोंग। अब भी नहीं समझा? लिखें, यदि दो समुच्चय, बढ़िया समझा ना, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हो, आरिक्त समुच्चय हो, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसके पहले अवयव, क्या लिखूं, कैपिटल ए के हों, जिसके पहले अवयव कैपिटल ए के हों तथा दूसरे अवयव कैपिटल बी के हों, तथा दूसरे अवयव कैपिटल बी के हों, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है। दोनों समुच्चयों का क्या लिखें, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। यदि दो आरिक्त समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी हो, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके पहले अवयव ए के हों तथा दूसरे अवयव बी के हों, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है। एक हाईलाइट पेन उठाइए जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं, जिसे इस तरह लिखिए, जिससे कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी से व्यक्त करते हैं। इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल लीजिए, माना उदाहरण दीजिए, माना कैपिटल ए कैपिटल बी, जो बोर्ड में दिख रहा है लिख डालिए। हाँ, गर्मी की तरफ ध्यान ना दीजिए कि गर्मी, समझ में आ गया? पढ़ना है, बाकी मैं 1-2 दिन में बैटरी लगवा रहा हूँ, जानबूझ के बैटरी नहीं लगाता यार, तो क्लास चल नहीं रही इसलिए बैटरी नहीं लग रही, बैटरी सब लग जाती, क्लास चलती तो ऐसी लगती, लेकिन ना परिस्थितियाँ विपरीत। हट गया भाई। अच्छा, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे होंगे सोचते होंगे सर कहाँ गोल हो जाते हैं, अरे यार जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भगा देते हैं मुझे, मैं जरा इधर कप्तानी करने, समझे? तो देखो ये दोनों लिख लीजिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों लिख लीजिएगा। समझा गया? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेट, इसको भी घेरे में आप बंद कर लीजिए। अभी मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप परेशान मत होइए। इसे देखिए, महसूस तो बढ़िया हो गया कि नहीं? बोलो भाई। अभी मैं सब कुछ लिखाता हूँ, ए क्रॉस बी लिखने के बाद बी क्रॉस है, आप एग्जाम्पल बस दे लीजिए स्पीड के साथ, फिर आगे बढ़ाते हैं सभी।
लिख गया? देखो अब इसको टेक्निकल टर्म में डिफिनेशन लिख दिया। गणित की भाषा में इसकी डिफिनेशन लिखी जाए। लिख गया? थोड़ा अपने मन से सेंस लगाया करो, एक एक लाइन लिखते देखते रहते हो कि ए किस तरह बनता है, एक्स किस तरह बनता है। आपको तो केवल इतना लिखना चाहिए, सब अपने आप भर लेना चाहिए। भाई अच्छे स्टूडेंट बनो यार, समझ में आ गया? अभी ये एक दो के स्टूडेंट थोड़ा हो किस माले किस तरह बना। अब सुनना, ध्यान से सुनना। पहली बात मुझे ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? एक्स बिलोंग ए स्टेटमेंट सही है। बोलो। एक्स बिलोंग बी लिखा तो भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्स बिलोंग कहीं ए क्रॉस बी लिखा, सावधानी, ये स्टेटमेंट गलत है। अर्थात ए क्रॉस बी एक समुच्चय, इस समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे जोड़े के साथ होंगे। इसका मतलब इसकी डिफिनेशन क्या हो गई? एक्स वाई लिखना नहीं, एक्स वाई बिलोंग किसको करेगा? ए क्रॉस। मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी एक समुच्चय है, उस समुच्चय में ये जोड़ा लिखा है, तो निश्चित रूप से एक्स किसको बिलोंग करेगा? ए को, और वाई किसको बिलोंग करेगा? तभी तो एक्स वाई में ए क्रॉस बी घुस गया। नहीं समझ में आया? इसका मतलब देखो, ए क्रॉस बी में एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब एक्स किसका होगा? ए का, और वाई तभी तो आया। ए क्रॉस बी में जो जोड़ा होता है तो पहला एलिमेंट पहले का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे का होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी एक समुच्चय है जिसमें एक्स वाई एक पेयर आया है, सच दैट क्या लिखूं? एक्स बिलोंग ए और वाई बिलोंग। ये समझ में नहीं आया क्या? जरा उल्टा लिख लेते हैं। यदि बी क्रॉस है, ध्यान से सुनना, बी क्रॉस है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ध्यान सुनना। बी क्रॉस एक समुच्चय है, अब उसमें एक्स वाई लिखा है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, उसमें एक्स वाई लिखा है। ध्यान सुनना, ध्यान से, रटना नहीं। अर्थात बी क्रॉस एक समुच्चय है जिसमें पेयर एक्स वाई है, सच दैट एक्स कहाँ का होगा? एक्स बी का होगा और वाई ए का। नहीं है समझ? बोल क्यों नहीं रहे? इसको सब लिख डालिए जल्दी से। फिर समझाऊं क्या? आगे ना समझ। आप लोग मेरी पंचायत सुनना, ठीक है ना? समझ में आ गया? नीचे वाली पंचायत ना सुन, मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं इनको अब चिल्लाता। ये लाइट नहीं ना तो और आवाज आ रही। आगे समझ। मतलब ए क्रॉस बी एक समुच्चय है जिसमें जोड़े भरे होंगे और उस जोड़े को आपको पकड़ना है। पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। आगे समझ भाई? ना समझ तो फिर बताऊं। बढ़िया है समझ? देखो अब आप बताइए, रीमार्क्स नंबर 1 सुनना, बोलो। कैपिटल पी क्रॉस क्यू लिखा है एक सेट जिसमें ए बी पेयर आ गया है, सच दैट इसको क्या लिखोगे? ए कहाँ का सेट होगा? ए कहाँ का एलिमेंट होगा? पी का। अर्थात ए बिलोंग कैपिटल पी और बी बिलोंग कैपिटल क्यू। आ रहा समझ में? फिर मैं कैपिटल एक्स दूसरा लिख दिया और आर क्रॉस कैपिटल एक्स में एक सेट है जिसका नाम है स्मॉल एक्स वाई। बताओ क्या करूं? या 2 3 लिखे दे रहा हूं मैं, 2 3 सच दैट। बताओ 2 किसको बिलोंग करेगा? आर को, और 3 बिलोंग करेगा एस को। अब सुनना तीसरे नंबर की बात। यदि ये सेट है ए क्रॉस बी, सुनना ध्यान सुनना, ठीक, और इसके अंदर इस तरह के कुछ एलिमेंट आ रहे हैं तो ये गलत स्टेटमेंट है। अर्थात इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब किसके साथ आएंगे? जो पेयर के साथ आएंगे। समझ में आ गया? तो ये 2 बातें लिख लीजिए और क्लियर होगी। हेडिंग बढ़ाओ, आगे हेडिंग बढ़ाइए, क्योंकि कार्तीय गुणनफल समुच्चय आज कंप्लीट कर ले हम लोग। कल मैं ऑर्डर ट्रिपल बता के कल मैं रिलेशन बताने लगूंगा। एनसीईआरटी में सब चीजें स्किप कर दी गई हैं, जबकि कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, नहीं फिर दिक्कत होगी। तो आप मेरे हिसाब से पढ़िए ताकि आपको बेहतर महसूस हो।
बताइए पेयर बनाना समझ में आ गया? बोल तो हाँ, हेडिंग लिखेंगे ए क्रॉस बी लिखने की विधि, लिखने की विधि। अगली हेडिंग बना दीजिए ए क्रॉस बी लिखने की विधि। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप चलेंगे, फिर मैं ए क्रॉस बी को ज्यामितीय रूप से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक मैं सेट मानता हूं, माना कैपिटल ए बराबर एक्स वाई, ठीक, कैपिटल बी बराबर मैं मान रहा हूं 1 2 3। क्या समझ पा रहे? ध्यान से देखना, ध्यान से। ये ए है, ये क्या है? बी। एक एलिमेंट कौन है? एक्स। पहला एलिमेंट उठाएंगे ए क्रॉस बी लिखने की विधि और इन तीनों के साथ पेयर बना देंगे। किसके साथ? 1, कैपिटल बी का एलिमेंट क्या है? 1 2 3। नहीं आया समझ में? बताओ ये जो निकलेगा तो क्या निकलेगा? ए क्रॉस बी। तो क्या है? एक्स कामा 1। अब भी नहीं समझ में? मैंने क्या बताया? ए बी एक सेट है जिसका मैं एक क्रॉस भी भर रहा हूं। तो कैपिटल ए का मैंने पहला एलिमेंट उठाया और कैपिटल बी के तीनों एलिमेंटों के साथ पेयर बना दिया। क्या होगा? x कामा 2। यहां क्या होगा? x कामा 3। अगला एलिमेंट क्या है? फिर तीनों के साथ पेयर बनाऊंगा। नहीं आया समझ? हाँ, बताओ यहां से क्या निकलेगा? y कामा 1। आगे y कामा 2। अभी लिखना नहीं, मैं डिफिनेशन निकालूंगा। y कामा 3। ये ग्राफ क्या बताता है? जिस तरह सेट ए सेट बी, जिस तरह सेट ए सेट बी दो अलग अलग समुच्चय हैं, उसी प्रकार यार तुम लोग हंसाई तुम्हें क्यों छूट रही है? तुम्हें पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा क्या? इसी प्रकार ए क्रॉस बी, जरा दिमाग, इसी प्रकार का उद्देश्य ही नहीं है अभी तो। कौन कंडीशन चाहिए? नाउ ए क्रॉस बी यहां से क्या भरोगे बताओ? ये क्या है? सेट ए सेट बी है तो ए क्रॉस बी सारे पेयर भर लोगे। एक्स 1, फिर x2, फिर x3, y1, y2। समझ में आ गया? ये एरो मेथड समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? आ गया समझ। y2 फिर y3। तो हम मैं क्या लिखूंगा? फिर वही बात लिखूंगा। ए क्रॉस बी लिखने के लिए उन सभी क्रमित युग्मों को लिखेंगे जिनके पहला घटक या पहला अवयव किसका है? ए का, और दूसरा अवयव बी। लिखने के बाद फिर सोचें, फिर सुनिए, इधर से देखें। आपके पास दो सेट है, इस तरह बकवास नहीं लिखना आपको पेपर में। पेपर में तो जैसे मैं एग्जाम्पल नहीं दिया हूं, आप इसका पहले एलिमेंट उठाओ, सबके साथ पेयर मार दो, कभी गलत नहीं होगा। इसका एलिमेंट उठाओ फिर पेयर मार दो। मैंने क्या कहा कि कैपिटल एस का मैंने एक एलिमेंट उठाया और कैपिटल बी के तीनों एलिमेंटों के साथ पेयर बना दिया। कैपिटल ए का दूसरा एलिमेंट उठाया, कैपिटल बी के साथ पेयर एलिमेंट, शायद इसका तीसरा एलिमेंट होता तो तीसरा एलिमेंट भी उठा के इसके साथ पेयर बनाता। अब भी समझ में नहीं आया? लिखो ए क्रॉस बी लिखने के लिए, ए क्रॉस बी लिखने के लिए, ए क्रॉस बी लिखने के लिए उन सभी क्रमित युग्मों को लिखते हैं। ए क्रॉस बी लिखने के लिए, ए क्रॉस बी लिखने के लिए उन सभी क्रमित युग्मों को लिखते हैं, उन सभी क्रमित युग्मों को लिखते हैं। ए क्रॉस बी लिखने के लिए उन सभी क्रमित युग्मों को लिखते हैं जिनके पहले अवयव, क्या लिखूं? कैपिटल ए के हों, जिनके पहले अवयव कैपिटल ए के हों, जिनके पहले अवयव कैपिटल ए के हों तथा दूसरे अवयव कैपिटल बी के हों। आप एक एग्जाम्पल लिखिए और मान के इसी तरह बनाइए। हाँ भाई, लग गया कि नहीं? ये एरो मेथड बनाओ आप लोग, इस तरह सब लोग कंप्लीट करो। सब एरो मेथड आप कंप्लीट कर लीजिए। एक्सपोजर नहीं सही हो रहा, पता नहीं क्या हो गया।
लिख गया। अब बी क्रॉस ए लिखने की विधि ज्ञात करें। हाँ तैयार हैं आप? तो मोबाइल की एक्सपोजर चेंज कर दूँ, नहीं अंधेला हो जाएगा। यार किसी दिन इतना परेशान करता है। ये भैया आओ थोड़ा सा आगे एक लोग, पता नहीं क्या हो गया। जलाओ इस लाइट, थोड़ा सा बंद करो लाइट। ऊपर वाली लाइट बंद कर दो, बगल वाली होगी, जस्ट बगल वाली। सही, जला दो। ठीक, लिख गया भाई? हाँ हेडिंग लिखिए तो। हाँ हेडिंग लिखेंगे बी क्रॉस ए लिखने की विधि। हेडिंग लिखेंगे बी क्रॉस ए लिखने की विधि। बताओ इसकी डिफरेंशन क्या बनेगी? बी क्रॉस ए लिखने के लिए उन सभी क्रमित युग्मों को लिखेंगे जिनके पहले अवयव बी के हों तथा दूसरे अवयव लिख डालो। लिखेंगे बी क्रॉस ए लिखने के लिए, बी क्रॉस ए लिखने के लिए, बी क्रॉस ए लिखने के लिए, बी क्रॉस ए लिखने के लिए उन सभी क्रमित युग्मों को लिखेंगे। बी क्रॉस ए लिखने के लिए उन सभी क्रमित युग्मों को लिखेंगे जिनके पहले अवयव, क्या लिखो, जिनके पहले अवयव बी के हों तथा दूसरे अवयव कैपिटल ए के हों। चलो एग्जाम्पल में लिखे, माना बी बराबर में पहले मान ले रहा हूं 1 2 या 1 2 3 माने ले रहा हूं। चलिए इसको 5 और 6 माने ले रहा हूं। कैपिटल ए को 5 और 6। नाउ पहले बी लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो ए क्रॉस बी का निकलेगा। सुनना ध्यान, सॉरी बी क्रॉस ए, क्रम का महत्व है। क्या मैं बताऊं? बी का पहला एलिमेंट क्या? एक। इस एक के साथ दोनों का पेयर बनाएंगे, किसका किसका? बहुत अच्छा, 5 और 6 का। तो पेयर क्या बना बोलो? 1 5, आगे 1 6। समझ में आ रहा है? अगला एलिमेंट इसका, फिर दोनों के साथ जोड़े बनेंगे। अब भी समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ? क्या लिखूं बताओ? 2 5, आगे 2 6, फिर इसका तीसरा एलिमेंट 3, फिर दोनों जोड़े बनेंगे 5 और 6। क्या आएगा? 3 5, आगे 3 6। अब भी नहीं है समझ? अतः बी क्रॉस ए कितना निकला? बी क्रॉस एक समुच्चय होता है, उस समुच्चय में सारे जोड़े भरे जाएंगे और वो सारे जोड़े का जो पहला एलिमेंट होगा वो बी का होगा, सेकंड एलिमेंट ए का होगा। ये बार बार मैं पूरा 1 घंटे से चिल्ला रहा हूँ। 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। क्या समझ में आ गया? ये बातें पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, अब आप लिखेंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे। इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग बनाते हैं। हाँ भाई आप लोग क्लियर हो? ये भरना तो बिल्कुल समझ में आ गया ना? साथ साथ चलिए, देखिए समय का अभाव है। हाँ लिखेंगे अगली हेडिंग, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए
समुच्चय में अवयवों की संख्या हेडिंग है ए क्रॉस बी तथा क्या लिखना है, बी क्रॉस ए समुच्चय में अवयवों की संख्या। अच्छा, ए क्रॉस बी, सीरियस होकर सुनेंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे, वो किस तरह के होंगे, क्रमित युग में होंगे, पेयर में होंगे। समझ में आ गया? जरा दिमाग लगाइए, यहां पे आपने कैपिटल ए को क्या माना था, कैपिटल ए को क्या माना था? एक उदाहरण देके देख लेते हैं, ठीक है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, छोटा सा, तुरंत भर जाए। फिर एग्जाम्पल आप दे भी सकते हो, ध्यान से बस सुनिए। माना अभी आपको लिखना नहीं है, कैपिटल ए छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं एक्स वाई। दिस इंप्लाइज एन ए बराबर क्या है, कोई बताएगा? एन ए बराबर, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। बी को मान ले रहा हूं मैं 1 2 3। दिस इंप्लाइज एन बी कितना आया, समझ में आ रहा है? नाउ ए क्रॉस बी, चलो भराओ ए क्रॉस बी डायरेक्ट। हम x1 x2 x3 y1, कोई दिक्कत किसी को? y समझ में आ गया? जरा सुने, एन ए क्रॉस बी क्या होगा? एन ए क्रॉस बी का मतलब इसकी डिफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, और यहां एलिमेंट पेयर के साथ है, तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 आया क्या? इसको जरा पकड़ना है। एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए गुड़े एन बी, नहीं आया समझ? एन ए में कितने अवयव, एन बी में 2 गुड़े 3 6। तो कभी भी पेयर भरना तो गिनती कर लेना, कोई मिसिंग तो नहीं हो गई है, नहीं समझ में आया? यदि सेट ए में 3 एलिमेंट भरे हैं, सेट बी में 4 भरे हैं, तो 3 चौको 12, तो 12 पेयर भरेंगे। सपोज दैट 2 डाइस को मैं, डाई को या पासा को, पासा जानते हो आप, कब पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी में, यदि 2 पासों को एक साथ में उछाल दो, एक पासा इधर उछाल दो, दोनों हाथ से एक एक पासा उछाल दिया, बताओ 36 पेयर बनेंगे। क्योंकि पासे में कितने रिजल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अर्थात पासा का पासा के साथ क्रॉस करूंगा तो 36 पेयर नहीं इस तरह के बनेंगे। तो ये महसूस हुआ, इसका मतलब कि जरा दिमाग लगाइएगा। इसी प्रकार मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, इसी प्रकार बताओ बी क्रॉस ए यहां पे क्या होगा, जरा महसूस करो। बी क्रॉस ए क्या होगा, 1x, हाँ 1x 1y, 1 मिनट, 1y आगे बोलो, 2x बहुत अच्छा, 2y आगे, 3x और ठीक, यहां पकड़ना। एन बी क्रॉस ए बराबर 6, फिर 6 जोड़े आगे, देखो इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेट बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती में पेयर बराबर है। समझा गया? इसका मतलब ये भी कॉन्सेप्ट बैठ गया कि एन बी क्रॉस ए, एन बी क्रॉस ए बराबर एन ए या एन बी गुड़े, नहीं आए समझ? बोलो भाई, हाँ समझ में आ गया? इसका मतलब जरा समझिएगा, मैं इसके अवयवों की संख्या आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। यदि परिमित, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी परिमित समुच्चय हैं, और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन ए बराबर के है, या स्मॉल पी से लिखे दे रहा हूं, नहीं आया बात समझ? अर्थात कोई सेट कैपिटल ए है जो फाइनाइट सेट है, परिमित है, उसके अंदर कितने एलिमेंट भरे, पी एलिमेंट भरे गिनती में। जिस तरह यहाँ 2 भरे हैं एक्स वाई, उसी तरह यहाँ किसके अंदर कितने भरे, पी। और सेट बी में कितने भरे, बोलो, क्यू भरे हैं। तो इस स्थिति में एन ए क्रॉस बी बराबर एन बी क्रॉस ए बराबर कितना, पी क्यू। नहीं आया समझ में? अर्थात 2 गुणे 3 करूं या 3 गुणे 2 करूं, रिजल्ट तो 6 ही आएगा। अब भी समझ में नहीं आया? इसका मतलब 2 बातें लॉजिक पकड़ में आ गई कि नंबर 1 लॉजिक क्या है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल, ये दोनों सेट आपस में बराबर, किंतु एन ए क्रॉस बी बराबर एन बी क्रॉस ए। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अर्थात इसमें भी जितने जोड़े इसके अंदर भरे होंगे उतनी ही जोड़े, जबकि दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं।
अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? चलो लिखो, बोल रहा हूं मैं, कुछ नहीं लिखना, अभी उदाहरण बताएंगे। बोलो भाई, यदि दो परिमित समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, यदि दो परिमित समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, यदि दो परिमित समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या स्मॉल पी हो, और समुच्चय कैपिटल ए में अवयवों की संख्या, और समुच्चय कैपिटल ए में अवयवों की संख्या स्मॉल पी हो, अर्थात Na बराबर, बताओ Na बराबर क्या लिखूं? P है, अर्थात Na बराबर P है। इस कथन का मतलब यही ना निकला, Na बराबर P। और समुच्चय B में अवयवों की संख्या Q हो, और समुच्चय B में अवयवों की संख्या क्या लिखूं? Q हो, अर्थात NB बराबर, बोलो NB बराबर Q है, अर्थात NB बराबर Q है। तब बोलूं NA क्रॉस B बराबर क्या लिखूं? NB क्रॉस A बराबर NA गुणे, बोलो NB। नहीं आया समझ में? अर्थात इसको घेरे में बंद कर लो, या नीचे इस तरह लिख सकते हो, या NA क्रॉस B बराबर NB क्रॉस A बराबर PQ। NA क्रॉस B बराबर NB क्रॉस A बराबर PQ। अब भी नहीं समझ में? यहां से अलग मैटर है लिखने का। क्लियर हो रहा है कि नहीं सब चीजें? रीमार्क्स नंबर 1। तो आप मेहनत करो यार, सब चीज पॉसिबल है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि समझ में ना है। बताओ मैं क्या लिखूंगा? A क्रॉस B, बोलो डज नॉट इक्वल, देखो यार इसी समझ लो, A क्रॉस B सेट ये भरा है, B क्रॉस A भरा है, दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है। दोनों सेट आपस में कब बराबर होते हैं? जब पूरे के पूरे वो बराबर हो। यहाँ पेयर उल्टा हो गया, ठीक। लेकिन दूसरे नंबर में क्या सीख मिलती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में क्या है? बराबर। सेट बराबर नहीं है, लेकिन अंदर जोड़ों की गिनती बराबर है। सुनना, तीसरे नंबर में क्या लिखने जा रहा हूं, फिर आप एग्जाम पे लिखिएगा। क्या मैं बोलूं? मैं आभास करिएगा। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 4 है, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या 12 होगी। समझा गया? लिख लीजिए। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, अगले नंबर में लिखिए सब लोग, मैं बोल रहा हूं। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, अवयवों की संख्या 3 है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 4 है, तो इस स्थिति में ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में, तो इस स्थिति में ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या क्या लिखूं? 12 होगी। अब ये बात पकड़ में आ गया? अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का गुणा हो जाता है, उतने ही पेयर बनेंगे। इससे देखो मदद मिल गई कि यहीं से देखिए, सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो चाहे मैं ए क्रॉस बी भरूं या बी क्रॉस ए भरूं, मेरे कितने अंदर पेयर भरेंगे? 6 पेयर भरेंगे। इस तरह में मिसिंग नहीं होती कि कोई छूट तो नहीं गया। आप कम से कम इसके उत्तर की जांच तो कर सकते हो। एग्जाम्पल ये जो इधर की तरफ लिखा है, एग्जाम्पल उतार लो जल्दी से। एग्जाम्पल आप लोग कंप्लीट करें, मैं हट गया। ये कंप्लीट कर लीजिए।
ये लिखना दीदी, यहां से यहां, समझ नहीं आया क्या? ये माना लिखिए और ये स्टेप यहां देखो, ये बीच में लाइन खींची है, इसके इधर वाला लेफ्ट वाला लिखना। तो आज हमारी पहले दिन की क्लास थी, इसलिए मैं थोड़ा सा कम पढ़ाया। कल से हम लोग स्पीड बनाएंगे, क्योंकि पहले दिन की क्लास में हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, किस चीज का पता नहीं होता कि चैप्टर में क्या आने वाला है, फिर धीरे धीरे फ्लो बनता है माइंड का। ये जरूर लिख दीजिएगा, इससे इसी से देखिए आपको पता चला है कि यन चाहे मैं ए क्रॉस बी करूं या बी क्रॉस ए करूं, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एन टू एन बी। बताइए जब कंप्लीट हो जाए इतना, हो गया? अभी नहीं लिख पाया यार। अब देखिए हम लोग कल की क्लास में इसका वेन डायग्राम खींचेंगे कि वेन डायग्राम कैसे खींचते हैं, एक ज्योमेट्रिकल इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको भी खींचेंगे। और कल मैं आपको आर्डर ट्रिपल बताऊंगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमित त्रिक, अर्थात 3 सेटों का गुणा होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अंदर आर्डर ट्रिपल आने लगेंगे, जिस तरह एक्स वाई जेड ब्रैकेट में आने लगेंगे। तो इसके पार्ट 2 के लेक्चर में हम देखते हैं। और कल से मैं इसके देखो, अभी मैंने देखिए, अभी हमने पढ़ा क्या, अभी ना तो हम संबंध पढ़ा ना फलन पढ़ा, अर्थात जो रिलेशन पढ़ने के लिए जो बेसिक नीडें हैं, बात समझ नहीं आई। डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो पहले टूल्स इकट्ठा करता है, उसका कंपाउंडर पता है आपको, समझा गया, ब्लेड रुलेट सब चीरा फारा लगाना है ना भी। तो ये सब हम लोग टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मुझे रिलेशन समझ में आए, समझा गया। तो ये जो बेसिक नीडें हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर पार्ट 2 के साथ।